तो क्या है बेटा इस लेसन में कि जो स्पीति क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है, लाहौल स्पीति, कि किस प्रकार जो हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है, तो किस प्रकार का वहाँ का वातावरण है, किस प्रकार की वहाँ की जलवायु है, किस प्रकार का वहाँ का क्षेत्र है। तो सारा जो है हम ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है लाहौल स्पीति। तो लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। स्पीति जो क्षेत्र है बेटा, वो लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश का। लाहौल स्पीति क्या है? हिमाचल प्रदेश का जिला है और उसकी तहसील है स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का जिला है और उसकी तहसील है स्पीति। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम जो है वर्णन रहा है। जो ये हमारा स्पीति क्षेत्र है बेटा, क्या कह रहा है लेखक कि जो स्पीति क्षेत्र है हमारा, कृष्णनाथ जी हैं इसके लेखक। तो लेखक कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं यहाँ पर, जैसे पहाड़ी इलाका है और कठिन रास्ता है। तो इसलिए जो स्पीति क्षेत्र है उसका जो वर्णन है इतिहास में वह भी बहुत कम मिलता है। अलंघ्य क्या होता है? जिसे लांघा न जा सके, पार न किया जा सके। तो अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, क्यों नहीं इसका जो स्पीति क्षेत्र है इसका जो वर्णन है बेटा क्यों नहीं मिलता इतिहास में? क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का जो भूगोल है, यहाँ की भूमि है, वो क्या है कि जो रास्ते हैं वो कठिन है, उन्हें पार नहीं किया जा सकता, इसके अंदर नहीं जाया जा सकता। तो कहता है कि लेकिन जो अब संचार के साधनों में सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति बड़ा कारक है। तब भी जो है सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। तो कहता है कि जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है बेटा स्पीति का, तो उसमें क्या है कि वायरलेस सेट के जरिए जो है आपस में बातचीत हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो रास्ते हैं वे बहुत तंग है या अवलंघ्य है, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। तो वहां पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से जाकर नहीं मिल सकते, तो वायरलेस सेट के जरिए जो है एक दूसरे जो है तहसील में या जिले में जो है संपर्क किया जाता है। केलंग और काजा के बीच खड़कता है। तो केलंग और काजा का मतलब है यहाँ, तो क्या है कि जो केलंग के बादशाह और काजा जो है उनके बीच जो वार्तालाप होता है वो होता है वायरलेस सेट के जरिए। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कहीं काजा का जो सूबेदार है उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। भाई जो केलंग का बादशाह है वो वायरलेस सेट के जरिए जो है सूबेदार से बात भी करता रहता है, काजा के सूबेदार से। लेकिन फिर भी जो है केलंग के बादशाह को यह डर लगा रहता है कि कहीं जो सूबेदार है वह बगावत न कर दे। अवज्ञा मीन्स बगावत, कहीं बगावत तो नहीं कर रहा है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। लेकिन जो केलंग का बादशाह है वो सिर्फ वायरलेस सेट पर जो है संदेश भेज सकता है, इसके सिवाय जो है वो क्या कर सकता है। कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। तो वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। कि यहाँ के जो लोग हैं वसंत ऋतु में भी जो है 170 मील जाना जो है काफी मुश्किल सा है। वसंत जब ऋतु होती है तब भी जो है यहाँ के जो रास्ते हैं उनको पार नहीं किया जा सकता, और शीत ऋतु में तो प्राय जो है यहाँ पर आना जाना बिल्कुल असंभव ही हो जाता है। यानी कि यहाँ से आया या जाया नहीं जा सकता शीत ऋतु में। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब से यहाँ साम्राज्य टूटे हैं, साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है।
जो स्पीति क्षेत्र है बेटा, तो वो कह रहा है कि कभी जो है यह मध्य युग में लद्दाख मंडल के अंतर्गत आता था स्पीति क्षेत्र, और कभी कश्मीर मंडल के अंतर्गत आता था, कभी बुसहर मंडल के, कभी कुल्लू मंडल के, और कभी ब्रिटिश भारत के तहत जो है रहा है यह, तब भी प्राय स्वायत्त रही है। जो स्पीति है क्षेत्र, वो उसके बाद भी चाहे ये किसी भी मंडल के अंतर्गत आया हो मध्य युग में भी, लेकिन यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है। यानी कि इस पर जो है अपनी ही सत्ता जो है राजा की कायम रही है, चाहे वह हमारा अंग्रेजी प्रशासन रहा हो, चाहे कोई भी प्रशासन जो है रहा हो, तो उसमें जो है प्राय यह जो रहा है स्पीति क्षेत्र, यह बिल्कुल स्वायत्त रहा है। इसकी स्वायत्त भूगोल ने सिरजी, जो इसकी स्वायत्तता है, इसकी स्वतंत्रता है, भूगोल ने ही इसे प्रदान की है, क्योंकि यहाँ का जो भूगोल है वो है ही ऐसा कि यहाँ पर जो है कोई अपनी सत्ता कायम कर ही नहीं सकता। तो यहाँ की जो स्वायत्तता है वो किसकी देन है? वहां के भूगोल की। कहाँ के? स्पीति की। स्पीति की भूगोल की ही स्वायत्तता वहां की देन है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता, हरकारा होता है बेटा डाकिया, तो भूगोल ही इसकी रक्षा करता है स्पीति क्षेत्र की, और भूगोल ही इसका संहार करता है, यानी कि इसे नष्ट करता है इस क्षेत्र को। तो यहाँ की जो भूगोल है उसने ही यहाँ स्पीति क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान की है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है और भूगोल ही इसका संहार करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचलिंग गोनपा में मैंने देखा था। तुपचलिंग गोनपा क्या है बेटा? एक मठ है। तो कहता है कि यदि कोई भी डाकिया आता तो आते आते और उसके जाते जाते पूरा वसंत जो है बीत जाता था। और फिर बसंत बीतने के बाद क्या होता था? जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुल हदस कर, आंख बंद कर, चामगा का तना पकड़ या एक दूसरे का को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतीकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। अप्रतीकार, बदला। तो क्या कहता है, यदि वहां कोई ऐसी जैसे डायनामाइट का विस्फोट हुआ, तब क्या था कि जो स्पीति क्षेत्र है वो एकदम थम सा गया था। लेकिन जैसे ही वो हादसा गुजरा तो फिर जो है स्पीति का क्षेत्र फिर पटरी पर दौड़ने लगा। और यदि कोई जोरावर सिंह जैसा कोई आता तो फिर जोरावर सिंह जैसा कोई आता वहां पर लुटेरा, तो जोरावर सिंह जैसे लुटेरों ने भी जो है कई बार स्पीति क्षेत्र को लूटा था। और कहता है ये जोरावर सिंह कौन था बेटा? कि जो डोगरा शासक महाराज गुलाब सिंह की फौज के सबसे काबिल जनरल जोरावर सिंह थे। ठीक है। और इसने क्या किया था बेटा? 180 साल पहले की बात है कि खून जमाने वाली ठंड में भी इन्होंने लद्दाख व तिब्बत को जीता था। किसने? जोरावर सिंह ने। तो कौन था बच्चों जोरावर? जो डोगरा शासक महाराज गुलाब सिंह थे, उनकी फौज में एक काबिल जनरल था जोरावर सिंह। और उसने क्या है, करीब 180 साल पहले की बात है कि खून जमाने वाली ठंड में भी उसने लद्दाख व तिब्बत के क्षेत्र को जीत लिया था। और जब जोरावर सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया था लद्दाख व तिब्बत में, तो स्पीति के लोग जो है उस समय घर छोड़कर भाग गए थे। और घर छोड़कर भागने के बाद उसने जोरावर सिंह ने वहां के विहारों को लूटा था। और वहां के विहारों को लूटने के बाद यह ये बदले की जो भावना थी, यह अप्रतिकार ही उसकी सुरक्षा पद्धति थी। किसकी? स्पीति की। फिर बाद में फिर स्पीति क्षेत्र जो है एज इट इज वहां पर बस गया था। जैसे डायनामाइट का विस्फोट हुआ या जोरावर सिंह ने उसे लूटा स्पीति क्षेत्र को, लेकिन बाद में फिर जो है ऐसे ही कुछ दिनों के बाद स्पीति क्षेत्र वहीं पर ठहर गया। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। देखिए बेटा, मैंने बताया है जो लाहौल स्पीति है वो है जिला और स्पीति है तहसील। जैसे हमारा करनाल क्या है? जिला। घरौंडा क्या है?
तहसील है। तो ऐसे ही जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश का जिला है और जो स्पीति है वो है तहसील। तो स्पीति में जो जनसंख्या है वो लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3,231 है इसकी जनसंख्या और 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। तो कहता है कि जो लाहुल स्पीति का जो क्षेत्रफल है, देखिए बेटा जनसंख्या है इसकी 1971 की जनगणना के अनुसार 7,196 और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 12,015। लेकिन ये किसको मिलाकर है 12,015? ये है लाहुल क्षेत्र को मिलाकर। तो वर्तमान जो 2002 की जनगणना है, उसके अनुसार जो लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल है, वो है 12,210 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है बेटा इसकी 34,000, 34,000 2002 की जनगणना के अनुसार। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो 2002 की जनगणना है, उसके अनुसार लाहुल क्षेत्र स्पीति का जो क्षेत्रफल है, वो है 12,210 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 34,000। तो ये था सबसे पहले जनसंख्या, फिर क्षेत्रफल। लाहुल स्पीति का जो क्षेत्रफल है, वो दोनों को मिलाकर दिया गया है, लेकिन जनसंख्या जो है, वो स्पीति की अलग से दी गई है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए तो जो स्पीति का प्रति वर्ग मील जो है 4 व्यक्ति रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला है। जो लाहौल स्पीति का प्रशासन है वो ब्रिटिश राज से भारत को जैसे का तैसा मिला है। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। जैसा मैंने बताया था कि डोगरा शासक थे कश्मीर के महाराज गुलाब सिंह और उनके ही जो है फौज का एक जनरल था जोरावर सिंह। तो कहते हैं कि अंग्रेज इनके जरिए जो है पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे गुलाब सिंह के जरिए। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। तो भी जो भी हो 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन आ गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो कौन होता था? वहां का स्थानीय शासक। नोनो कौन होता था बेटा? स्पीति जो क्षेत्र था उसका स्थानीय शासक को जो है नोनो कहा जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था। जो सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट होता है उसका जो है दर्जे के बराबर था नोनो का कार्य। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। तो यदि राजा नहीं होता तो रानी दमयंती जो है राजकाज को देखती थी। तो लेकिन जो स्पीति के लोग हैं वो नोनो को ही जो है अपना राजा मानते थे और राजा नहीं होता था तो वे जो है दमयंती जी को अपनी रानी मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। 1873 में 1873 में स्पीति रेगुलेशन एक्ट
पास हुआ। इसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकतर अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें माल गुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। इसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का जो वृतांत है कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद सन 1960 में 1960 में लाहौल स्पीति जो है पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। तो 1960 में जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है बेटा किस राज्य में आ गया? पंजाब राज्य के साथ, जिसका जो केंद्र था वो केलंग था, जो सेंटर था उसका केलंग था। तो 1960 में जो है लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में था। जो सेंटर था लाहौल स्पीति का वो था केलंग। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। फिर क्या हुआ जब 1960 में तो बेटा जो लाहौल स्पीति था उसको मिला दिया गया पंजाब राज्य में, और 1966 में जो है जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। तो जो ये लाहौल स्पीति था सबसे दुर्गम कठिन क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। कितनी है? 18,000 फीट। जो पहाड़ है स्पीति के यहाँ चारों ओर क्या है बेटा? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों की जो औसत ऊंचाई है वो 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। तो ये जो पहाड़ है बेटा, जो ऊंची ऊंची पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 18,000 फीट है, और स्पीति के चारों ओर ये पहाड़ हैं। तो जो पूर्व में अगर हम देखें तो यह तिब्बत से अलग करता है स्पीति को। तिब्बत पूर्व में किससे मिला हुआ है? जो है तिब्बत पूर्व में, ये स्पीति जो है पूर्व में तिब्बत से मिला हुआ है, पश्चिम में लाहौल से मिला हुआ है, और दक्षिण में किन्नौर से मिला हुआ है, और उत्तर में लद्दाख से मिला हुआ है। तो ये जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये सब जो है पूर्व में तिब्बत से अलग करते हैं स्पीति को, पश्चिम में लाहौल से अलग करते हैं स्पीति को, और दक्षिण में किन्नौर से अलग करते हैं स्पीति को, और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। जो मुख्य घाटी है वहां की स्पीति की, तो वह स्पीति नदी घाटी ही है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। जो तिब्बत नदी है, सॉरी स्पीति जो नदी है बेटा, वो कहाँ पर? स्पीति जो नदी है वो पश्चिम हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में जो है तिब्बत में बहती है। वहां से जो स्पीति में आता है, वहां से स्पीति में आती है स्पीति नदी। स्पीति जो है पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, और वहां से स्पीति में आती है। पूरब की तरफ से जो है स्पीति नदी प्रवेश करती है स्पीति में। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि जो मेरा स्पीति नदी से बहुत अधिक प्यार है, मैं स्पीति नदी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है,
मैंने सुना है कि कोई पारा नाम की नदी भी है। फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। कि मैंने जो है एक पारा नदी के बारे में भी यहाँ सुना है कि स्पीति में जो है पारा नदी भी है। तो पारा जो नदी है बेटा, और एक घाटी भी है स्पीति के अलावा, पिन की घाटी। किस नाम से प्रसिद्ध है वो? पिन की घाटी के नाम से। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। कि जो ये घाटी है, पिन की घाटी, ये अत्यधिक जो है बीहड़ है, यानी कि यहाँ बहुत घने जंगल है और यह वीरान पड़ी है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जो ये घाटी है, पिन की घाटी, पारा नदी, इन सब में से यदि हम देखें तो केवल स्पीति की जो घाटी है वही आबाद है, यानी कि वहीं पर आबादी रहती है। बाकी यहाँ जो एरिया है, पिन की घाटी वगैरह या पारा नदी वगैरह, यहाँ सब कुछ वीरान है। यहाँ कोई जो है आसपास जो है कोई जाति यहाँ नहीं बसती है। तो सिर्फ जो स्पीति की घाटी है वही आबाद है, वहीं पर आबादी रहती है। जैसी वह आबाद आबाद है, वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। और स्पीति की घाटी भी जितनी आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी वहां कैसे बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बेटा वहां से आने जाने के कहीं कोई रास्ते नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। और वहां भी जो है 6 महीने तो बिल्कुल जो है बर्फ जमी रहती है। बिल्कुल रास्ते वगैरह जो भी हैं वो भी बंद हो जाते हैं। और अगर वहां से जाओ आओ भी वसंत ऋतु में, तो वहां पर जो है हमारे जो है यातायात के साधन भी नहीं। क्या है कि अचरज की बात यह नहीं है कि वहां पर जो है अचरज की बात यह नहीं है कि वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन अचरज की बात यह है कि वहां इतने लोग भी कैसे रहते हैं। कि वहां पर जो है इतने लोग भी नहीं रहने चाहिए, इतनी मतलब परिस्थितियां वहां विकट हैं, इतनी समस्याएं हैं और फिर भी लोग वहां रहते हैं। बड़े अचरज की बात है। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से वे कटे रहते हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर को गर्म रख सके। वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? कि किसी प्रकार की जो है उनको वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं। तो अचरज जब भी मैं जो है स्पीति के बारे में किसी को बताता हूँ तो सभी यही कहते हैं कि लोग वहां रहते कैसे हैं। भाई वहां पर किसी प्रकार की जो है सुविधा न होने के बावजूद भी जो है लोग वहां कैसे रहते हैं। तो सभी को जो है अचरज होता है वहां के बारे में सुनकर। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममतत्व के कारण रहते हैं, ममत्व के कारण, कि उनको अपनी जन्मभूमि से ही इतनी ममता है, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और न जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, मैं नहीं जानता। कि मैं नहीं जानता कि लोग वहां क्यों रहते हैं। वही उनको अपनी मातृभूमि से ममता है, या वे अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण क्या हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। भाई मेरे पास इस बात का कोई तर्क नहीं है कि लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों?
ज्यादा करके संसार और जो निर्माण है वो अतर्क है, तर्क के परे है। अतर्क मीन्स जिनके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। यानी कि यह जो संसार है यह भी अतर्क है। भाई संसार का निर्माण संहार कैसे ये चल रहा है, इसके सामने भी हमारे पास कोई तर्क नहीं है। ये चीज भी अतर्क है। और साथ साथ निर्वाण, कि इस जन्म के बाद हमारा क्या होता है, निर्वाण प्राप्ति, ये सारी चीजें अतर्क हैं जिसको हम तर्क के साथ साबित नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो है स्पीति में रहने को भी हम सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए हम कोई तर्क नहीं दे सकते। जैसे हम संसार के निर्माण संहार और इसके संचालन के लिए तर्क नहीं दे सकते, अब और इस जन्म के बाद हमारा क्या होता है, निर्वाण प्राप्ति के बारे में भी तर्क नहीं दे सकते। उसी प्रकार हम स्पीति में रहने को भी सिद्ध नहीं कर सकते, इसके लिए भी तर्क नहीं दे सकते। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। कि जो स्पीति नदी के साथ साथ कहता है कि मैंने जो है स्पीति के पहाड़ों से भी मेरा थोड़ा बहुत परिचय हुआ है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। तो कहते हैं कि जो लाहुल के पहाड़ है वो तो शायद कम ऊंचे हों, या इतने जो है वहां पर थोड़ी बहुत वनस्पति भी हो, लेकिन जो स्पीति के पहाड़ हैं वे तो बहुत ही ऊंचे हैं और ना उन पर किसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती, अर्थात वे नंगे हैं, पेड़ पौधे नहीं है। इसके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद क्या होता है, दुख भरी आवाज। तो जो सिर्फ यहाँ के जो पहाड़ हैं उन पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती, क्योंकि वहां पर सिर्फ गूंजता है स्पीति के लोगों का आर्तनाद, दुख भरा स्वर। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। वहां पर क्या है कि शिव जो है उसका अट्टहास नहीं, बल्कि केवल जो बर्फ है उसका ही ठिठुरन है, या उसकी ही जो है तंग कर देने वाली, सताने वाली ठंड है। बर्फ की ठंड है, वहां शिव का अट्टहास नहीं गूंजता है। सिर्फ जो है दर्द भरी ऊंची आवाज होती है, बर्फ की ठिठुरन की, और कुछ नहीं। इस व्याथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू, मनाली, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलवा है। तो क्या कहता है लेखक कि जिसको वे हिमालय कहते हैं ना, जिसे हम हिमालय मानते हैं, कि भाई जो हमारे कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, मंसूरी है, नैनीताल है, श्रीनगर है, ये हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हिमालय नहीं है, हिमालय का तलवा है। ये हिमालय की तलहटी में बसी हुई हैं ये सारे नगर, जगह, शिमला, मंसूरी, नैनीताल वगैरह, ये सब जो है हिमालय पर्वत की तलहटी में बसी हुई है। शिवालिक या परिपंजाल या ऐसी ही कुछ उसका नाम है, वह यह तलहटी है। शिवालिक की पहाड़ियां, पीर पंजालवी जो है एक ऊंची चोटी है हमारी, या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। रोहतांग जो है दर्रा है, दो पहाड़ों के बीच में से जो निकलने का रास्ता होता है। तो रोहतांग जो दर्रा है उसके बाद रोहतांग जो जोन जोत के पार मध्य हिमालय है। जब रोहतांग क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद हमारा मध्य हिमालय शुरू हो जाता है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं।
जब हम रोहतांग दर्रे को पार कर लेते हैं तो लाहौल स्पीति क्षेत्र शुरू हो जाता है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कन्निंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र तल से ऊंचाई 10,535 फीट व स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट औसत ऊंचाई। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बरालाचा श्रेणी का विस्तार समझें। बरालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से में लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी के नाम से जानी जाती है। क्या कौन सी श्रेणी है? माने श्रेणी। जो दक्षिण की तरफ श्रेणी है वो कहलाती है माने श्रेणी। कहीं किसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, ओम मणि पद में हूँ। यह जो है बौद्धों का माने मंत्र है, ओम मणि पद में हूँ, जो ध्यान या साधना के लिए प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले इसका उच्चारण किया था बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने। ओम मणि पद में हूँ, इसका जो सबसे पहले उच्चारण है बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब हम बोलते हैं ओम मणि पद में हूँ, तो जब यह मंत्र बोलते हैं तो इसके बोलने से जो है करुणा की उत्पत्ति होती है। इसका बड़ा महात्म्य है, इसे संक्षेप में माने मंत्र कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम इन श्रेणियों को दे डालना ही सहज था। कि यहाँ बोधिसत्वों ने इतना मंत्र जाप किया है कि इस श्रेणी का नाम ही माने श्रेणी रख दिया गया है, शायद ऐसा हो। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी ऊंची चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी-छोटी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसकी कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, मैं इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवतियां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवैत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी हर्षित होंगी, खुश होंगी। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, दुख भरा स्वर। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि यहाँ युवक युवतियां घूमने आए, यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है बनाए जाए ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को विकसित किया जाए ताकि यहाँ टूरिस्ट जो है घूमने आए और यहाँ भी जो है चहल पहल बढ़ जाए, ऐसा लेखक सोचता है। तो नेक्स्ट जो लेसन है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। और जो आज का हमारा लेसन है बेटा, वो यही आपका समाप्त होता है।
और अपना जो है प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करना बेटा दिसंबर एग्जाम के लिए। धन्यवाद।